अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी के ऊपर है। आज से मैं एक एक शायर की हालात ज़िंदगी के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगी। फिर उसके नेक्स्ट जब काफ़ी सारी हालात ज़िंदगी, काफ़ी सारी शायरों की हालात ज़िंदगी हो जाएगी, तब मैं उसकी दास्तान निगारी या फिर अफ़साना निगारी, उसने जो लिखा है, अगर वो दास्तान में माहिर है तो उसकी दास्तान निगारी, अगर वो अफ़साना में माहिर है तो उसकी अफ़साना निगारी, उसकी नावल निगारी, वो सब मैं पेश करूँगी। उसकी नेक्स्ट में उसने जो नावल आपके सिलेबस में मौजूद है उसको पेश करने की कोशिश करूँगी। तो ये वीडियो काफ़ी दिनों की बाद अपलोड हो रही है मेरी चैनल में। काफ़ी दिनों से मेरे चैनल में ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, चंद मसरूफियात की वजह से। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो किसी न किसी टॉपिक के ऊपर अपलोड हो। तो सबसे पहले आपको किसी की हालात ज़िंदगी मतलब उसकी सबसे पहले पैदाइश कहाँ हुई है ना, ये याद रखना है। तो प्रेमचंद की पैदाइश 31 जुलाई 1880 को 1880 हुई है ना। प्रेमचंद की पैदाइश 1880 हुई, 31 जुलाई। और कहाँ हुई? बनारस की लम्ही नामी गांव के श्रीवास्तव घराने में पैदा हुई है ना। वास्तु उसका घराना जो था वो वास्तु था। लेकिन एहतशाम हुसैन है ना, एहतशाम हुसैन ये नाकिदीन है। हुसैन के मुताबिक प्रेमचंद का जो घराना है वो कास्तो मामूली घराना था, है ना। उसका मामूली घराना था। प्रेमचंद का असल नाम अगर देखें तो उसके फादर ने जो नाम रखे वो धनपत राय था, जिससे उनके वालिद ने रखा था। लेकिन उसके चचा जो थे, घर में काफ़ी सारे लोग होते हैं और काफ़ी सारे नाम भी देते हैं, तो उनके जो चचा थे तो उसने प्रेमचंद को बुलाते थे नवाब राय के नाम से, और उन्हें पसंद भी होता था, प्रेमचंद को वो नाम पसंद भी था। जब 1909 है ना, 1909 में उनका पहला अफसानवी मजमूआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, तो हाकिम अंग्रेज़ों ने प्रेमचंद का ये जो सोज़े वतन है अफसानवी मौज़ूआ, इसकी कापी ये जब्त कर लिया है ना। और नवाब राय उसके बाद जब कर लिया, और वो जो है ये सोज़े वतन जो है वो नवाब राय के नाम से शाये होता था। सोज़े वतन जब्त होने के बाद जो दया नारायण नग्म के मशवरे से उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया, है ना। प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। सबसे पहले याद रखना है कि सोज़े वतन जो है वो नवाब राय के नाम से लिखा गया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको जब्त कर लिया। अंग्रेज़ों ने जब्त करने के बाद उसने फिर से जब लिखना शुरू किया तो वो प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया, है ना। अपना जो नाम है वो प्रेमचंद उसका टाइटल देके लिखना शुरू किया। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की पहली कहानी है, जो प्रेमचंद के नाम से पहली बार रसाला ज़माना दिसंबर 1910 के शुमार में शाये हुआ। 1909 में सोज़े वतन जब्त हो गया। उसके तुरंत एक साल में ही सोज़े वतन के बाद 1909 यहाँ पे 1909 और 1910 में ही उसका जो पहला प्रेमचंद के नाम से जो पहला अफसाना था, पहला कहानी समझे, जो जिसका नाम बड़े घर की बेटी, वो 1910 में प्रेमचंद के नाम से शाये हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखनी है। सबसे पहले उसका बर्थ क्या है, 31 जुलाई 1880। उसके बाद उसका असल नाम क्या है, उसका असल नाम धनपत राय है, जो उनके फादर ने रखा। नवाब राय किसने रखा, तो नवाब राय उसके चचा ने रखा। सोज़े वतन कब जब्त हो गया, तो सोज़े वतन जो है 1909 में जब्त हो गया। किसने जब्त कर लिया, तो अंग्रेज़ों ने उसको जब्त कर दिया। उसके जब्त होने के बाद उसका पहला अफसाना प्रेमचंद के नाम से कब शाये हुआ, तो 1910 में शाये हुआ। ये बातें हैं। उसके नेक्स्ट में आते हैं प्रेमचंद के वालिद का नाम। अब आता है कि प्रेमचंद का वालिद का नाम क्या है, तो अजायब लाल था, जो डाक खाने में क्लर्क थे। और दादा का नाम गिरशाही लाल था, है ना। ये वालिद का नाम हो गया। उसके बाद उसका वालदा का नाम क्या है, तो वालदा का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद की उम्र 8 साल थी तब उनकी वालदा का वफात हो गई थी, है ना। प्रेमचंद का इंतकाल अगर देखें तो 8 अक्टूबर 1936 को हुई, है ना। तो बनारस में ही हुई, बनारस में पैदाइश हुई, बनारस में उसका इंतकाल हुआ। ये दो चीज़ें याद रखनी होती कि
किस शायर की पैदाइश बनारस में हुई और इंतकाल भी बनारस में हुआ, तो ये प्रेमचंद होंगे। और काफ़ी सारे ऐसे शायर होते हैं कि लखनऊ में पैदा हुए और लखनऊ में ही वफ़ात कर गए, कुछ शायर दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में ही वफ़ात कर गए। इसी तरह प्रेमचंद का है जो बनारस में पैदा हुए, बनारस में वफ़ात हुए। उसके बाद है उसके बाद है कि प्रेमचंद की इब्तदाई तालीम, है ना? किसी की हालात ज़िंदगी अगर जान रहे तो उसकी पैदाइश और ये सब के बाद उसने कहाँ से अपनी तालीम शुरू की, कब से तालीम शुरू की, ये देखना भी ज़रूरी होता है। तो इब्तदाई तालीम अगर देखें तो इब्तदाई तालीम गाँव के ही एक मकतब में हुई। मकतब में ही उन्होंने एक मौलवी साहब से उर्दू और फ़ारसी की तालीम हासिल की। स्कूली तालीम की शुरुआत रवायत पाठशाला गोरखपुर से हुई, जहाँ उन्होंने 8वीं तक की तालीम हासिल की। वालिद के बनारस तबादला हो जाने के बाद उन्होंने क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से उन्होंने 1898 में सेकंड डिवीज़न से मैट्रिक पास किया, है ना? सेकंड डिवीज़न में मैट्रिक पास किया। मैट्रिक में अच्छे नंबर ना आने की वजह से आला तालीम, है ना? आला तालीम के लिए क्वींस कॉलेज जो थे दाखिला नहीं हो पाया। यहाँ होता है जैसे जिस स्कूल से अगर आप देखते हैं, जिस स्कूल से आपने माध्यमिक का इम्तहान दिए हैं, अगर आपका नंबर अच्छा नहीं हुआ है तो आपका जो स्कूल है वो स्कूल नहीं लेगा, आपको 11-12 में एडमिशन जो है वो नहीं लेता है। आपको उसी स्कूल में रहने के लिए उस स्कूल का जो कट ऑफ मार्क होता है, कट ऑफ मार्क्स मतलब कोई होता है, जैसे इसका सेकंड डिवीज़न हो गया तो इसको नहीं लिया, उसी तरह अभी भी इसी तरह होता है कि अगर आप कम नंबर ला रहे तो वो स्कूल आपको नहीं लेगा। जो स्टार में मतलब होता है कि कुछ स्कूल होता है कि उस स्टूडेंट को एडमिशन लेता है जिसका नंबर कम होता है, तो उसी तरह उसने किसी और जगह एडमिशन लिया। उधर वालिद के इंतकाल हो जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उन पर आ चली थी, है ना? इसीलिए कुछ दिनों तक उनका तालीमी सिलसिला मुंतकिल हुआ। 12 साल बाद, है ना? 12 साल बाद 1910, है ना? 1910 में उन्होंने अंग्रेजी अंग्रेजी फ़लसफ़ा, फ़ारसी और तारीख़ में इंटर किया। 1919 में उन्होंने अंग्रेजी, फ़ारसी और तारीख़ में बीए किया। बीए के बाद भी वो अपना तालीमी सिलसिला जारी रखना चाहते थे, लेकिन घर की नामशाद हालात ने इजाज़त नहीं दी। देखो, पढ़ने की अगर कोई ख़्वाहिश दिल में रहे इच्छा रहे तो उम्र उसका ये नहीं होता है, उम्र उसका ये नहीं होता है। आपका पास जब पैसा आ जाएगा, आपके पास जब टाइम आ जाएगा, आपको लगेगा नहीं अब मेरी हालात सुधर चुकी है तो मुझे जो मेरी ख़्वाहिश है उस ख़्वाहिश को पूरी करनी चाहिए। उसी तरह देखिए 1898 में स्कूल सेकंड डिवीज़न में पास होने के बाद उसमें घर की ज़िम्मेदारी आ जाती है। घर की ज़िम्मेदारी से जब उसको कुछ फुर्सत होती है तब 1910 में उसने फिर से 11-12 में इंटर मतलब 11-12 में उसने एडमिशन करवाता है, जिसमें उसका सब्जेक्ट होता है अंग्रेजी, फ़लसफ़ा, फ़ारसी, तारीख़ उसकी सब्जेक्ट होती है। और 1919 में उन्होंने बीए करता है, किसमें बीए करता है? अंग्रेजी, फ़ारसी, तारीख़ में वो बीए करता है ना? बीए के बाद वो अपना तालीमी सिलसिला जारी नहीं रख पाता है। ये हो गया। तो पढ़ने की अगर ख़्वाहिश है तो वो उम्र नहीं देखती है, किसी न किसी उम्र में आप वो ख़्वाहिश पूरा ज़रूर कर लेते हैं। वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि नामुवाफ़िक हालात का डट कर मुकाबला किया और तालीम का सिलसिला जारी रखा। 1899 में प्राइमरी स्कूल में बतौर असिस्टेंट टीचर 18 रुपये माहरा पर बहाल हुए। नौकरी से प्रेमचंद को बहुत सहारा मिला। चंद मुलाजिमात के साथ पढ़ाई भी जारी रखी। 1902 में ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद गए, जहाँ 2 साल तालीम के साथ तरबियत हासिल की। 1904 में जूनियर इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट का इम्तहान अव्वल दर्जे से पास किया। 1905 में उनका तबादला गवर्नमेंट हाई स्कूल कानपुर हुआ, जहां उनकी मुलाकात मुंशी दयानारायण निगम एडिटर जमाना से हुआ। ये जमाना कौन है? जिसका
जो बड़े घर की लड़की उसकी जो पहली अफ़साना है जो प्रेमचंद के नाम से शुरू हुई, उसी का नाम है जिसका, और उसी का ये रसाला एडिटर है जिससे वो अपनी अफ़साना शाये किया था। उन्होंने यहाँ रिहाइश पजीर हुई। इस दरमियान प्रेमचंद ने ज़माना और आज़ाद के लिए मुस्तकिल लिखना शुरू किया। मुंशी दयानारायण निगम की शहबत में प्रेमचंद की अदबी व अलमी ज़ौक़ की तरबियत व नशोनुमा हुई। हकीकत यह है कि कानपुर के माहौल ने प्रेमचंद को प्रेमचंद बनाने में कलीदी रोल अदा किया। कानपुर में ही सियासी और समाजी शोर परवान चढ़ा और हब्बे वतनी के जज्बात बेदार हुए। मतलब किसी का शौहबत काफ़ी लोगों को अच्छा बनाती है ना? ऐसा नहीं है कि कोई अगर हर कोई बुराई के रास्ते पे ही चलाने की कोशिश करे। काफ़ी लोग होता है कि उसको उसकी जो टैलेंट है उस टैलेंट को उकसाता है ताकि वो उस टैलेंट को और भी अच्छी तरह से पेश कर सके। तो ये जो एडिटर ज़माना के जो एडिटर थे उसने प्रेमचंद के अंदर का जो टैलेंट था उसको उसने पहचाना था और उसमें उसको साथ दिया था, और उसने उसकी जो कहानी है उसने अपनी एडिटर मतलब इसमें रसाला में उसमें उसको शाये किया था। चुनांचा जब 1909 में उनका पहला अफ़सानवी मजमूआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ तो अंग्रेज़ हाकिम ने प्रेमचंद का तनबा करके सारी कापियाँ जो है जब्त कर लिया और नज़र आतिश कर दिए, है ना। ये मजमूआ नवाब राय के नाम से शाये हुआ था। सोज़े वतन की ज़ब्त के बाद दया नारायण नगम के मशवरे से उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। यही नाम उनकी पहचान बन गई। प्रेमचंद की पहली अफ़सानवी तख्लीक 1903 है ना, ये अफ़सानवी मौज़ूआ है और ये 1903 में नावेल अशारे माबीद है ना की शक्ल में शाये हुई थी। प्रेमचंद की पूरी ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद व अमल से इबारत है। बावजूद उसके इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तशन्नुफ़ व तालीफ़ में बसर किया। उसकी ज़िंदगी की जो हालात अगर आप लोग देखते हैं तो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी मुश्किलात थी। ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी काफ़ी आसान थी, है ना। काफ़ी कम उम्र में, माध्यमिक कितनी उम्र में होती है, 14 या 15 साल में, उस उम्र में वालिद का इंतकाल हो जाना, उसके बाद घर की ज़िम्मेदारी को उठाना। घर की ज़िम्मेदारी मतलब कितनी सारी होती है, उस ज़िम्मेदारी को उठाना, फिर उसकी शादी हो जाना, फिर शादी होने जाने के बाद उसकी बीवी की जो खर्चा पानी होता है उसको उठाना। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद उसने उसका जो अपना ये था तसन्निफ़, उसकी जो लिखने का एक टैलेंट था उसको नहीं छोड़ा। लिखना उसकी एक ये था, इसीलिए उसने कभी नहीं छोड़ा। इतनी मुश्किलात हो जाने के बावजूद भी उसने कभी उसको नहीं छोड़ा, है ना। प्रेमचंद की ज़िंदगी नामा के मुताले से ऐसे लगता है कि उन्होंने कम उम्र से लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें असल शहरत पहले अफ़सानवी मौज़ूआ सोज़े वतन जो 1909 है ना, यहाँ पर 1909 के मंजर आम पर आने के बाद सोज़े वतन में शामिल 5वीं अफ़साने हब्बे वतनी से मामूर है। इस अफ़सानवी मजमूए है ना, मजमूए में बालवास्ता तौर पर दास्तानवी रंग में आज़ादी, हैरत और ग़ुलामी की बगावत जैसी मौज़ूआत पर कलम उठाया गया था। ज़ाहिर है अगर अंग्रेज़ों ने उसको ज़ब्त कर लिया तो उसके अफ़साने कुछ ऐसे होंगे जो लोगों को आज़ादी के लिए लड़ने का जज्बा उसमें होगा। इसीलिए उस अंग्रेज़ ने उसको बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो बाकी बाहर के जो लोग हैं उस वक्त अगर पढ़ते तो उसके दिल में आज़ादी के लिए जज्बा पैदा होता और वो अंग्रेज़ों से लड़ पड़ते, और ऐसा अंग्रेज़ नहीं चाहते थे। इसीलिए उसकी जो अफ़सानवी मौज़ूआ है उसको जब्त कर लिया गया। उसके बाद अगर देखते हैं तो प्रेमचंद की ज़हनी तश्कील में राजा राम मोहन राय, रवींद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी वगैरह की तहरीक और उनकी फ़िक्र का अहम किरदार रहा है ना। उस वक्त जो माहौल था हिंदुस्तान की और इन लोगों की जो तहरीक थी, जो आज़ादी के सिलसिले में थी, हक़ के लिए था, तो उस वक्त इन लोगों की तहरीक का उसको काफ़ी असर हुआ था। उसके अलावा उन्होंने रूसी अदबी में चेखव और
वगैरह को भी काफ़ी पढ़ा था और उनकी तहरीरों से मुतासिर भी थे। राजा राम मोहन राय के आर्य समाज से ताल्लुक़ रखने की वजह से उन्होंने हमेशा इस्लाही काम की तरफ तवज्जो दिया। तो वहीं गांधी के अहिंसा, सत्याग्रह और आदम ताउन से मुतासिर होकर ना सिर्फ सियासी अफसाने या नावल लिखे बल्कि तहरीक आदम ताउन की वजह से अपनी नौकरी भी छोड़ दी। गांधी की इसी तहरीक का ही असर था जब 1929 में उन्हें हुकूमत की तरफ से राय का खिताब दिया जा रहा था, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। 1936 में जब तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई तो आपको बहस सदर सदर ये किया गया है ना, वहाँ आपने वो मशहूर व मारूफ सदराती खुतबा दिया जो तरक्की पसंद अदब के लिए मसले राह साबित हुआ। दरअसल उस खुतबे ने तरक्की पसंद तहरीक के सिमत व रफ्तार का तायन कर दिया था, है ना। ये सारी चीज़ें थी प्रेमचंद के लिए। ऐसा प्रेमचंद के लिए काफ़ी उसने जो होता है, मतलब अभी जैसे जो वाक़या पेश आ रहे हैं, अभी का जो हाल है, अगर अभी कोई शायर अगर लिख रहे हैं तो उस हाल पर लिखेंगे। और अभी जो लीडरों का काम है और उससे जो मुतासिर होते हैं शायर लोग, तो उस लीडर का जो काम है किस तरह से कर रहा, तो वो उससे मुतासिर होकर अपने अफसाने लिखेंगे। तो उसी तरह प्रेमचंद जिस ज़माने में थे उस ज़माने में इस तरह राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर ये सब थे, तो उनका जो काम था, उनका जो तहरीक थी, उनकी जो बोलने का, उसका सोचने का जो ये था, तो वो उन लोगों को देखकर वो अपने अंदर भी उसी तरह का जज्बा पैदा करते थे और उसी तरह के अफसाने लिखते थे। प्रेमचंद अगर देखते हैं तो प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी 4 दहाइयों पर मुश्तमिल है, यानी 1903 से लेकर 1936 तक, मतलब मौत तक। प्रेमचंद की नावल निगारी को समझने के लिए उसे 3 अदावार में तक़सीम किया गया है। पहला दौर में देखें तो 1903 में जो इसका पहला नावल है आसार माबिद, उसके बाद हम खरमा व हम सवाब, उसके बाद जलवाए अशार और बेवा। दूसरा दौर अगर देखते हैं तो बाज़ार हुस्न, गोशाए आफ़ियत, निर्मला और गिबन। और तीसरा दौर देखते हैं तो चौगाने हस्ती, पर्दाए मिजाज, मैदान अमल, गौदान, मंगल सूत्र, ये कुछ है। प्रेमचंद ने अपने नावलों का मवाद जो है बराह रास्त अपने अहद की ज़िंदगी से अख़ज़ किया। उनके तमाम नावलों में ज़िंदगी के हक़ाइक़ की महर लगी हुई है। उनके नावल अपने अहद के हिमागीर और नौ तब्दीली की तारीख़ है। उनकी नावल अपने अहद की समाजी घुटन, सियासी इंतशार व अज़तराब और इक़्तिसादी बदहाली की जितनी जागती तस्वीर है। प्रेमचंद पहले नावल निगार है जिन्होंने उर्दू अदब को समाजी हकीकत निगाह से रोशनास कराया है ना, रोशनास कराया है। कमर रेश का यहाँ पर ही वो कहते हैं प्रेमचंद के बारे में, उसकी हकीकत निगारी के लिए वो कहते हैं। उन्होंने शोरी तौर पर अपने अहद की ज़िंदगी की बुनियादी मसाइल तक रसाई हासिल की। उनके बाहिमी राब्ता और महरक़ात को समझा और फ़नकाराना महारत से अपनी तख्लीक़ात में उनका तज़किया किया। उनके नावलों में हर तबका और हर पेशा के किरदार नज़र आते हैं और वो सब अपने तबके के मफाद और उसके ज़ाविया नज़र की नुमाइंदगी करते हैं। प्रेमचंद का जो ताल्लुक़ है वो गाँव के ज़राअत पेशा घराने से था। उसी माहौल में उनकी जहनी नशोनुमा हुई, मतलब उसकी पैदाइश, उसने जो एक इंसान की जब पैदाइश होती, जैसे मेरी पैदाइश हुई और मैंने बचपन से जो चीज़ को देखा है, जिस माहौल को देखा है, उस माहौल के बारे में मैं सही से बता सकती हूँ, है ना, लिख सकती हूँ। तो प्रेमचंद एक गाँव का उसका घराना था, गाँव से उसका पेशा था, गाँव में रहना उसका ये था। तो उसी माहौल को उसने बचपन से देखा था, उसकी हालात देखी थी और उसका ज़हन में वही सब था। गाँव के मकीनों को बेहद करीब से देखा था, लिहाजा
उन पर इब्तदा से ही ये बात आया हो गई थी कि हिंदुस्तान की हकीकी ज़िंदगी जो है वो दही ज़िंदगी है ना। जो लोग देहात में गांव में रहते हैं उनकी जो ज़िंदगी है वही असल ज़िंदगी है, क्योंकि अगर वो लोग हैं तभी हम लोग हैं। दही ज़िंदगी की फलाह व बहबूद ही असल में हिंदुस्तान की फलाह है। हिंदुस्तान का अक्सरियत तबका ज़राअत पेशा था, चुनांचा उन्होंने उसका मुताला बेहद करीब से किया था। लिहाजा उनकी नावेलों में ज़राअत पेशा, मज़दूरों, किसानों, पशमानद तबके की ज़िंदगी की जो तस्वीरें मिलती है वो हकीकी और जानदार है। यही तस्वीरें हमें प्रेमचंद के शाहूकार नावल गौदान में देखने को मिलती है। अगर आप गौदान पढ़े हैं, गौदान की जो खुलासा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसकी वीडियो देखिए, उसकी खुलासा। तो गौदान अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें एक गांव की जो ज़िंदगी होती है, एक किसान की ज़िंदगी कैसी होती है, किस तरह होती है, उसको काफ़ी ही खूबसूरत अंदाज में प्रेमचंद साहब ने बयान किए हैं। उसका अंदाज बयान बिल्कुल अलग है और उसको अगर पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि आप खुद आँखों से उस गाँव को देख रहे हो, उस इंसान को देख रहे हो, उसकी जो ज़िंदगी को बारे में लिखे हैं उस ज़िंदगी को आप देख रहे हैं। आप पढ़ते वक्त आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उस गाँव में पहुँच गए हैं और आप अपनी आँखों से देख पा रहे हैं उसकी जो हकीकत है, वो हकीकत और कहीं आपको बयान नहीं मिलेगी उस तरह की हकीकत। प्रेमचंद ने 2 शादियाँ की थी। पहली शादी उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कम उम्र में ही कर दी गई थी, जिससे उनका निभाह ना हो सका, और फिर बाद में उन्होंने एक नौउम्र बेवा खातून शिवरानी देवी से शादी कर ली। उनकी बेटी कमला और बेटे श्रीपत राय और अमृत राय शिवरानी देवी के बतन से पैदा हुए थे, है ना। उनका जो पहला ये उनकी हालात है, उनकी 2 शादी हुई थी, ये एक पॉइंट है, या आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी, कोई बात नहीं, है ना। उनका पहला जो अफ़सानवी मजमुआ है वो सोज वतन है, वो आपको याद है पहले ही बताई ये, और ये मजमुआ जो है वो नवाब राय के नाम से शाये हुआ था। उसके बाद है प्रेम पचीसी अव्वल जो 1915 में शाये हुआ। उसके बाद प्रेम पचीसी दोम जो 1918 में 18 में शाये हुआ। उसका प्रेम बत्तीसी 1920, खाके परवाना 1920, ख्वाबो ख्याल 1928, और फिरदौस ख्याल 1929, प्रेम 40 1930, आखिरी तोहफ़ा 1934, और ज़ादरा 1936 मंजर आम पर हुई आए, है ना। दूध की कीमत 1937, वरादात 1937 भी प्रेमचंद की ये अफ़सानवी मौज में है। दूध की कीमत ये भी एक काफ़ी खूबसूरत, और इसमें जो बयान की गई है एक दूध की कीमत, दूध का जो कीमत होता है उसके सिलसिले में वो इतनी ही खूबसूरत अंदाज में उसको पेश किए हैं, शायद ही कोई कर पाते। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो किशन चंद के हालात ज़िंदगी को हम देखेंगे। ये कुछ अफ़सानवी के नाम है, कुछ अगर नावल है तो नावल के नाम भी काफ़ी नावल उन्होंने लिखे हैं, है ना। तो उस जिसमें से गौदान जो है वो काफ़ी अहम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको शोहरत मिली। वो जो नावल थी वो गाँव के जो हालात थे उस वक़्त, गाँव में किस तरह की भेदभाव होती थी, वो सारी चीज़ें उसमें बयां की गई है ना। और गाँव की जो अक्कासी है वो प्रेमचंद सबसे अच्छे कर सकते थे। तो ये सारी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी है जो अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी आपको ये होगी, क्योंकि किताब में तो काफ़ी सारी इसी तरह से दी हुई, लेकिन मैं सब किताब से जोड़ के थोड़ा थोड़ा इधर और इधर से काफ़ी सारे आपको देख के पता चले किताबी लैंग्वेज है, लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि उस पॉइंट को बताने जो शायद लिखना ज़रूरी होता है। और पूरी लाइफ को बयान आप किसी भी तरह नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो काफ़ी सारे नावल के नाम है, काफ़ी सारे अफ़साना के नाम है, उतना सारा आप लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट्स है, जो आपको लगता है कि हाँ ये लिखना ज़रूरी है, तो उसी तरह मैंने यहाँ पर ही
उस टॉपिक को उठा के यहाँ पर ही पेश की हूँ। तो इसी तरह और ऐसा नहीं है कि जो आपको लग रहा हाँ ये लिखना चाहिए, जैसे पैदाइश कहाँ हुई, उसकी वफ़ात कहाँ हुई, उसका असल नाम क्या है ना? उसने कौन-सा पहला अफ़साना लिखा, पहला नावल कौन-सा है, उसकी वफ़ात कहाँ हुई, उसके फ़ादर का नाम क्या है, उसकी माँ का नाम क्या है, उसकी वाइफ़ जो है उसकी नाम क्या है, अगर वाइफ़ है तो उसके बच्चे हैं कि नहीं, अगर बच्चे हैं तो बच्चे की नाम क्या है, कौन से अफ़साने पहले लिखे, उस अफ़साने में उसको कितनी शोहरत मिली, ये सारी चीज़ें आपको एक नॉर्मल है जी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किसी के हालात ज़िंदगी अगर आप लिख रहे हैं तो आपको लिखनी है। उसने तालीम कहाँ से शुरुआत की, तालीम लेना कहाँ से शुरुआत की, सबसे पहला तालीम किस स्कूल से लिया या कहाँ से लिया, कौन-कौन सा लैंग्वेज उसको आता है, किस लैंग्वेज में उसने अफ़साना लिखा है, किस लैंग्वेज में उसने नावल लिखा है, ज़्यादा किस लैंग्वेज में उसने लिखा है। ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल है जो आपको बेसिक है, मतलब एक बेसिक है जो आपको याद रखनी होता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक बेसिक होता है वो याद रखना ज़रूरी होता है। चलिए आज के लिए यहीं तक। कल मैं किशन चंद की हालात ज़िंदगी के सिलसिले में पेश करने की कोशिश करूँगी।